है कितने लोग जो है अर्थशास्त्र के विषय में जानते हैं, इकोनॉमिक्स विषय रहा है बी ए फर्स्ट ईयर में एम ए में मिला से। और कोई क्या नाम आपका? हाँ, और कोई इकोनॉमिक्स एम ए में क्या नाम आपका? और कोई इकोनॉमिक्स इंटर लेवल पर पढ़ा है कि नहीं? किसी को नहीं है? देखिए आप परीक्षाओं में कदम रखना है और बिल्कुल कहा जाए वो आपका अर्थशास्त्र आता है और उसके अलावा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, तो क्या अलावा से पूछा है और बिल्कुल जो आपके आते हैं इकोनॉमिक्स में आते हैं। और इकोनॉमिक्स से भी लगभग 10 से 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन तक हर बिल्कुल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो टाइम कर दें, एसएससी कर दें या रिसर्च कर दें। इवन आप सीधे एक सब क्विज पर अगर आप देते हैं तो आपको पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये कहा जाता है कि सब बहुत से बच्चे पढ़ते हैं और लोग होते हैं और इकोनॉमिक्स उनको समझ में नहीं आती। ऐसे कितने लोगों को इकोनॉमिक्स समझ में आती है और उनको समझ में नहीं आती, दोनों उनको समझ में आती है कुछ आती है, उनको नहीं आती एकदम शुरू से करना। आप समझाएंगे क्या एकदम नहीं आती है कोई बात नहीं, थोड़ा समझाएंगे, शुरुआत करेंगे। और इसके लिए कौन कौन सी किताबें कुछ पढ़ने के लिए गाइडेंस हुई है? मतलब कौन सी किताब आपको पढ़नी है प्राथमिक लेवल पर? एनसीईआरटी किताब आप लोगों ने पढ़ा है? कोई नहीं। लाइब्रेरी में पब्लिक लाइब्रेरी देखना ना, उसमें एनसीईआरटी किताब में वहाँ के जब 2-3 साल पहले बनाया था, जब चली गई उसमें मैंने क्लास लिया था। उस समय पूरी कक्षाओं के लिए मैंने किताबें और एनसीईआरटी की सभी बुकें हर विषय की मैं मंगवा के वहाँ पर बताया, वो चीज़ आप लोग वहाँ से ठीक है। इसके अलावा एक एनसीईआरटी की बिल्कुल पतली किताब आ रही है वर्णवाद करके, वर्णवाद की एनसीईआरटी की है, कक्षा 6 से लेकर 7 कक्षा 6 से लेकर के आपके 9 10 तक है, तो पूरा कंप्लीट आप जीएस करेंगे। तो ये चीज़ हाँ वर्णवाद ठीक है ना, वो मिल जाती है तो नहीं मिल जाती, वो आप ले लेंगे तो अच्छा रहेगा मुझे पढ़ाने में भी और आप लोग को समझने में भी। क्योंकि देखिए जैसे मैं पढ़ाऊँ और आप बिल्कुल पढ़ के ना आएँ या बिल्कुल टर्मिनोलॉजी समझ में न आए तो बेकार हो जाए। तो हम किताबें आप कुछ ले लीजिए ताकि हम पढ़ाएँ तो आपको समझ में आए और हम वही पॉइंट टच करेंगे जो आपके केवल एग्जामिनेशन के लिए, कोर्स के लिए नहीं, और साथ आप करके वो चलते हैं इसलिए सामान्य अध्ययन होता है उस हिसाब से। और जो लड़के विशेष और आईएएस मिलते हैं उनके लिए एक ऐसा लाल किताब आती है, ऐसा लाल भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण करके आता है, वो किताब है। उसमें आईएएस और पीसीएस इवन सभी एग्जाम के सभी प्री और मेंस दोनों के आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ये किताबें अपडेट भी होती हैं। इसके साथ सबसे पहले आपको देखना है कि अर्थशास्त्र में दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं होती हैं उसको भी शामिल किया जाए और जो भी पत्रिका पर अच्छा और कोई सामान्य अध्ययन से कहता यह है कि जो भी दिन प्रतिदिन की आप घटनाएं घटती हैं
उसके विषय में आपकी समझ कितनी है? पेपर सभी लोग पढ़ते होंगे, कितने लोग हैं जो पेपर नहीं पढ़ते? पेपर नहीं पढ़ते, घर में पेपर आता है ना? तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, 15-20 मिनट, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं कहूँगा, 20 मिनट करने के लिए। कोई भी पेपर आता है उसका एडिटोरियल संपादकीय आ जाए, उसको जरूर आप पढ़िए और उसको नोट कर डालिए। ये आपके सभी विषयों के उपयोगी, जैसे इकोनॉमिक्स का भी आता है, उसमें पॉलिटी का भी आता है, ज्योग्राफी का भी आता है, एनवायरनमेंट का भी आता है, इवन सभी का मतलब अलग अलग दिनों करके तो जरूर आता है। अगर संभव हो तो उसको फोटोकॉपी कर लीजिए और मोबाइल में रख लीजिए, उसका एक फाइल बना करके उसको रखते चले जाइए और पढ़ कर लाइन कर दिया कीजिए और कुछ बिंदु नोट कर लेंगे। आप देखें कि आने वाले जब भी परीक्षा बढ़ेंगे तो आपको जैसे लोग 12 घंटा 15 घंटा पढ़ने लगेंगे, फिर ये छूटा तो नहीं छूटेगी। करेंट समसामयिकी जो है वो आपका सब सकता है, विशेष करके इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जो प्रतिवर्ष पूछा जाता है, क्वेश्चन जो मैक्सिमम आते हैं, वो आता है किससे? बजट से, यानी आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, ये दो चीज़ें जो हैं आपको हर साल रिवाइज करनी। किसकी किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, क्योंकि आपकी रिसर्च लेवल है, उसमें स्टेट लेवल के पीछे योजनाएँ कौन कौन सी चलाई जा रही हैं, जो सरकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जो आप लोग के लिए भी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, ये किसके माध्यम से कौन सी है, इसका उपयोगिता है आपको। तो ये एक मेरा एक आउटलाइन है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, और अगर कितने घंटे आप लोग इसके लिए पढ़ लेते हैं ईमानदारी से। 3 घंटे या 3 घंटे से ऊपर, 24 घंटे में 4 घंटे 3 घंटे पढ़ लेते हैं। 3 से 4 घंटे कितने लोग पढ़ लेते हैं? हाँ, ईमानदारी से 3 से 4 घंटे। ये है कि आप लोग और पढ़िए, कम से कम आप किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है एग्जाम, वैसे वैसे आपकी मेहनत और करना पड़ता है। कम से कम अगर विशेष आप दे रहे हैं और सभी लोग विशेष के लिए ही विशेष करके ध्यान करके है ना, इसे पर आया और उसके बीच में राइट में सब कुछ कम हो जाता है, विशेष और है ना। और बहुत ही अच्छी सर्विस है, स्टेट लेवल पर अच्छी सर्विस है, सेंट्रल लेवल पर अच्छी सर्विस है, और इससे बढ़िया कोई सर्विस। तो इसमें आपको ईमानदारी से, ठीक है, एक आउटलाइन आप लोग को मिलिए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, कितना पढ़ना। कम से कम 6 घंटे के आप लोग औसत 6 घंटे आप लोग पढ़ेंगे, निश्चित रूप से IAS PCS को निकाल लेंगे और छोटी सर्विस को आपको पीछे बहुत पसंद है। ये कहा जाता है कि नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन उस लेवल पर आपकी मेहनत भी नहीं मिल पाती, लेकिन अभी PCS का एग्जाम हुआ तो उसको कितने लाख लोग बैठे थे? 6 लाख, और वैकेंसी कितनी थी देखे जाते हैं सर्विस में भाई, SP SDM और साथ लोग जो लोग उसको मिलाकर तो देखे जाते हैं। तो 6 लाख बच्चों में आप क्या करना है, आपको घटाना है, आपको जगह बनाना है। 100 क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन में आपको, आप 12 में बैठे हैं, लेकिन दिल्ली का भी लड़का बैठेगा, इलाहाबाद का भी लड़का बैठेगा, है ना, BHU का भी बैठेगा, JNU का भी बैठेगा, दिल्ली विश्वविद्यालय का भी बैठेगा। आप सोचिए कि उन बच्चों को भी आपको हटाना है,
तो परीक्षा में बैठ लेने से, फॉर्म भर लेने से आपकी उसमें एंट्री नहीं होगी। उन बच्चों को हटाना है। हटाएंगे कैसे? केवल अपने सब्जेक्ट पर यानी विषय पर कमांड करें। कमांड क्या करेंगे? जो सिलेबस है, हर विषय का जो सिलेबस है वो एक बनाने का सिलेबस, तो उसको आप कर लेंगे, तो उसके आधार पर आप आगे। ठीक है, क्लियर है? तो चले आगे। आप लोग सबसे सामान्य सब अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, एक ही वर्ड है या अलग अलग है? सामान्य एकदम शुरू से चलिए। अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था, इसको अगर इंग्लिश में क्या है, इकोनॉमिक्स प्योर और इकोनॉमी। ठीक है, अर्थ का क्या मतलब है? धन या मनी। ठीक है, और अर्थव्यवस्था का अर्थ भी मनी, मनी प्लस मैनेजमेंट। ठीक है, क्लियर है एकदम से? पूछता है कभी कभी आपके एसएससी के लेवल पर ये जरूर पूछा। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में डिफरेंट है। एक केवल अर्थशास्त्र के प्योर थ्योरेटिकल पार्ट का अध्ययन करता है। किसका? थ्योरेटिकल, सिद्धांत। और ये इसी सिद्धांत का प्रैक्टिकल। और ये थ्योरी। ठीक है, इतना क्लियर है? इसके साथ ही अब आप समाज के या देश के, किसी भी देश के देश है, देश की अर्थव्यवस्था होती है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों में डिफरेंट आते हैं। इसके साथ साथ आप भी चलते हैं क्या? आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? धन से संबंधित, इसमें कुछ लेन देन। और कोई? देश में जो बजट वगैरह। हाँ, वो ठीक है। इसकी आर्थिक आय से जुड़ी होती है। हाँ, ये बताइए, आप घर में काम करते हैं, कितना मिलता है? क्यों नहीं मिलता? काम तो करती ही करती है। अगर बाहर भी काम करते हैं तो, जो घर का ही काम करते बाहर करते हैं तो मिलता है, मिलता है ना? घर में काम करते हैं वो अनार्थिक क्रिया होगी, और वही जब आप बाहर काम करते हैं तो आर्थिक क्रिया होगी। ठीक है, क्लियर है? व्यक्ति वही है। अगर आप अपने खेत पे काम करते हैं, घर पे काम करते हैं तो गैर आर्थिक क्रियाएं होगी। अगर वही आप बाहर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, कोई भी काम करते हैं जिससे आपको इनकम प्राप्त होता है, ठीक है ना, उसको हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। इसमें दो चीज़ होती है। आपके आर्थिक क्रियाओं के लिए क्या होना चाहिए? संसाधन। ठीक है, क्या होना चाहिए? संसाधन। इसके साथ साथ आपकी क्या होती है? इच्छा।
ठीक है ना? हर व्यक्ति अधिक से अधिक संसाधनों का प्रयोग करना चाहता है ना? केवल इच्छा भर से काम नहीं होता, उसके लिए एक आर्थिक क्रिया जब होगी तभी उसको आप हर साल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीडीपी में आर्थिक क्रियाएं शामिल की जाएंगी या गैर आर्थिक क्रियाएं, दो या दोनों शामिल की, या एक गृहिणी की सेवा की जाएगी या एक होटल में वही लेडीज की काम करने की। नॉर्मल रेसिडेंट्स की इनकम कम होती है। हाँ आर्थिक हाँ, अगर ये कहा जाए जीडीपी बहुत फेमस शब्द है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राष्ट्र डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका अभिप्राय क्या होता है? हाँ, बहुत अच्छा। और तुम बताओ, यही है ना? पता क्यों नहीं रही? एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सकल वस्तुओं एवं सेवाओं का अनंतिम क्या है? अनंतिम मौद्रिक मूल्यों का योग ही, या योग ही जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद। एक वित्तीय वर्ष कब से कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। 31 मार्च। सभी को क्लियर रहेगा? यस सर। एक क्वेश्चन आए तो भूलेंगे तो नहीं? आर्थिक क्रियाओं में, किसी देश की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का योगदान किया जाता है, तो संसाधन कौन कौन से होते हैं? अगर कहा जाए कि आपके देश के या आपके संसाधन कौन कौन से हैं, आपके विकास के, आर्थिक क्रियाओं के क्या क्या हैं? सर कैपिटल वगैरह आएगा, कैपिटल, लेबर, रिसोर्सेज। आप सबसे पहले कैपिटल, ठीक है? आपके पास, किसी भी देश के पास कैपिटल होना चाहिए विकास का, ठीक है? कैपिटल की क्या परिभाषा है? पूंजी की, पूंजी मतलब पूंजी क्या उपयोगिता होती है? हाँ, लगाया जाने वाला साधन होता है पूंजी क्या? जिससे हम अर्जन कर सकें अपनी छोटी सी आय को, धन को लगाकर हम उससे ज़्यादा धन संग्रह करें। वह आय, जिससे आय का सृजन होता है। क्या होता है? जिससे आय का सृजन होता है, उसे कैपिटल पूंजी, ठीक है ना? धन देखिए अलग है और पूंजी अलग है। क्या करते हैं आप? उससे आय का सृजन या जनरेट। तो कैपिटल किसी भी देश के विकास के लिए, आर्थिक क्रियाओं के लिए कैपिटल का होना मस्ट है, ठीक है? उसके साथ कैपिटल से ही आप टेक्निक, मशीन इत्यादि सभी कुछ संसाधन आप खरीद पाते हैं। तो उस कैपिटल के बदले क्या मिलता, क्या है आपको? रिटर्न क्या मिलता है? मिलना चाहिए आपको ब्याज, इंटरेस्ट, ठीक है? इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है? इसके बाद दूसरा साधन क्या है? लेबर, लेबर। लेबर, बिना लेबर कोई काम किया जा सकता है? चाहे कितनी भी अच्छी आप टेक्निक, मशीन कुछ भी बना लीजिए, रोबोट बना लीजिए, लेकिन वो बिना मानव संसाधन के, मानव पूंजी की तो चलेगा नहीं। फिर लेबर होना जरूरी है। लेबर को क्या चाहिए?
मजदूरी, ठीक है। इसके बाद जिसका आइडिया होगा एंटरप्रेन्योर आते हैं। इसके अलावा और लैंड, लैंड को क्या चाहिए? लगा दिया, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर उद्यमी, तो कहा जाए क्या होगा? उद्यमी, साहसी। क्या करता है आपको? उसी का प्रमुख रोल होता है जो क्या करता है, वो जोखिम लेता है। क्या करता है? वो जोखिम लेता है। किसका जोखिम? इन्वेस्टमेंट का, कैपिटल के लगाने का, आर्थिक क्रियाओं के करने का, किसी भी उद्योग कंपनी धंधे को करने के लिए, ठीक है। इसको क्या चाहिए? प्रॉफिट। ये आपके क्या है? संसाधन, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। संसाधन क्या होगा? क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। संसाधन क्या करेंगे आप? उत्पादन करेंगे। तो उत्पादन के क्या साधन होंगे आपके? कारक। तो क्या उत्पादन के कारक क्या है आपकी? ये उत्पादन के कारक। हम बिना उत्पादन कारक या बिना संसाधन के हम कोई भी आर्थिक क्रिया या उत्पादन क्रिया नहीं कर सकते हैं, और उसके बदले में हम इंटरेस्ट, वेज, रेट एंड प्रॉफिट प्राप्त करते हैं। क्लियर है? क्या तो समझ में आ रहा है? इसके अलावा संसाधन में एक नया वर्ड आपको आया है, मानव पूंजी। तो कैपिटल है। मानव को पूंजी क्यों कहा जाता है? या संसाधन, हम कोई भी क्रिया बिना मानव के नहीं कर सकते, और मानव भी एक क्या है? पूंजी है। और वो मानव पूंजी में क्या दो प्रकार के होते हैं? एक होता है स्किल्ड और एक होता है अनस्किल्ड, ठीक है। स्किल्ड और अनस्किल्ड में क्या डिफरेंस है? प्रशिक्षण प्राप्त किए होते हैं वो गैर प्रशिक्षित होते क्या प्रश्न? जो सामान्य काम किए जा सकते हैं वो अनस्किल्ड से, और लेकिन जो भी स्पेसिफिकेशन कार्य किए जाते हैं वो स्किल्ड लेवल से काम किए जा सकते हैं। अगर ये कहा जाए कि आप हमारे देश की मानव पूंजी या मानव संसाधन है, वो आप हैं या कोई और है? आप सभी हैं, हम भी हैं। ये देश की क्या है? पूंजी है। क्या है? ये पूंजी है। और मानव पूंजी निर्भर किस पर करता है? इसको बता दें। इसको कहा जाए ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल को स्किल और एक नॉन स्किल, ठीक है। इतना क्लियर है?
ये निर्भर किस पर करता है? योग्यता इसका कारक क्या है? योग्यता पहली चीज है शिक्षा, दूसरा क्या है? क्या है इसके अलावा? जिस क्षेत्र में जा रहा है उस क्षेत्र का ज्ञान होना। आपके पास कैपेसिटी है काम करने के लिए, पोषण के शिकार है। स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं? स्वास्थ्य। और तीसरा उसमें क्या है? शिक्षा में तो आ गया है। ये लगभग आप लोग देखे होंगे या लोग पढ़ते होंगे, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक में किन चीजें शामिल जीवन हैं? स्तर, हैं? जीवन स्तर, क्या? जीवन स्तर, जीवन स्तर, जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य क्या है? तीसरा क्या है? विकास। ठीक है ना? होना चाहिए ना भाई? मानव संसाधन में क्या होना चाहिए? तीन चीज़ उसके लिए करनी चाहिए। ठीक है? तो आपने पढ़ा क्या? अर्थशास्त्र, दूसरा उत्पादन, तीसरा अर्थशास्त्र का क्षेत्र, अर्थशास्त्र के क्षेत्र। अर्थशास्त्र के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं बताएगा? दो से लोग नहीं आया। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था समझा आपने? जैसे मैं घर में एकदम प्रारंभ से लिख रहा हूँ कि अगर आप एकदम पहली बार आ रहे हैं तो आपको समझ में आए कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र इसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ठीक है? आर्थिक क्रिया हो, बिना आर्थिक क्रियाओं के अर्थशास्त्र को मूल्य नहीं है, पहली चीज। ठीक है? और आर्थिक क्रिया के लिए आप व्यक्ति की क्या होती है? इच्छाएं होती हैं, उत्पादन। तो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। ठीक है? क्लियर हो? बिना उत्पादन के आपकी किसी भी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती। अगर आपको आवश्यकता है कपड़े की, भोजन की, मकान, लेकिन जब इसका प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा, लोहा, मिट्टी, बालू, सीमेंट का लेबर मजदूर नहीं रहेंगे तो क्या प्रोडक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये मैंने अर्थव्यवस्था बताया आपको। ठीक है? अर्थशास्त्र आपने अर्थव्यवस्था दोनों का डिफरेंट रूप में समझाया। दूसरा उत्पादन समझाया। उत्पादन में क्या क्या होना चाहिए आपको? एक चीज तो होता है कि संसाधन मैंने बताया,
संसाधन। संसाधन क्या सीमित है या असीमित है? संसाधन क्या है आपके? सीमित हैं। और आपकी इच्छाएं यानी मांग, इच्छा का मतलब मांग हो गई। मांग क्या है? एक इच्छा की पूर्ति हुई नहीं, दूसरी इच्छा प्रारंभ हो गई। अभी कॉलेज जाने के लिए साइकिल की आवश्यकता महसूस हो रही, पैदल जाना पड़ता है। उसके बाद साइकिल कुछ दिन बाद खराब रहने के बाद बहुत महंगी पड़ती है। तो क्या चाहिए? स्कूटी। स्कूटी से भी जाने में ज़्यादा गर्मी बरसात आ गया तो बहुत बारिश हो रही है तो पापा से कहकर घर में कहेंगे पापा अब मैं कार से ही जाऊँगा, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। अपना नुकसान होने का, लेकिन तो क्या नहीं अच्छा है, इच्छाओं का ओवरऑल नहीं है, लेकिन जो पूर्ति करता है कि पैदल साइकिल और कार जाने में कितना उनको पूंजी व्यय करना पड़ता है। ठीक है ना? क्या करेंगे? पूंजी, कैपिटल। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आया? तो यह पक्का जान लीजिए कि हम सीमित संसाधनों में ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अपने डिमांड की पूर्ति करते हैं। ठीक है? उत्पादन करते हैं किसके वजह से करते हैं? किससे करते हैं? संसाधन से। संसाधन कौन कौन से हैं? कैपिटल, लेबर, लैंड और इंटरप्रेन्योर। ये चार आपके उत्पादन के संसाधन और साधन कारक। संगठन वो उसी में आ जाएगा, उद्यमी में ही, इंटरप्रेन्योर में ही आ जाएगा। ठीक है ना? ये चार कारक हैं आपके। यहाँ तक तो समझ में आ गया। और साथ में अगर किसी को ना समझ में आए कहीं किसी भी लेवल पर तो हाथ उठा दो, पूछिए, संकोच ना करो। देखो कहा जाता है कि 3 चीज़ों में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, खाने में और दूसरा लेन देन, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन, कोई हो, और तीसरा ज्ञान, पढ़ाई में। जहाँ न समझ में आए संकोच न करके बिल्कुल आप पूछ लीजिए। अगर आपने संकोच किया कि हम सबसे कैसे पूछें, या हमें ये प्रॉब्लम है कि नहीं, हमको सब पूछेंगे कहीं डांट न दे, या लोग कहेंगे हमारी हंसी हो रहा है कि कुछ नहीं जानता है, तो ये बिल्कुल बेशरम होकर कैसे हम आपके करियर को जहाँ तक संभव होगा पूरी तरह कोशिश करें कि हम ले जाएं, लेकिन संकोच मत करें। अगर नहीं समझ में आ रहा हम 2 बार 3 बार। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पर? बेटा आपका नाम क्या है? हाँ, प्रकाश। चलो ठीक प्रकाश। अब यहाँ तक समझ में आया बेटा? यहाँ तक आगे फिर हम आगे बढ़ें। हाँ, क्या चीज? क्या? के माने कैपिटल, कैपिटल, लैंड, लेबर, श्रम। ठीक है? लैंड, भूमि नोट करते जाइए जो हम करते हैं, तो ये आपके रफ पर आप इसको नोट करते जाएंगे तो फिर आपको दोबारा दिक्कत नहीं होगी, केवल सुनेंगे तो दिमाग से उतर। ठीक है ना? इसके बाद उद्यमी। ठीक है? उद्यमी या साहसी। ठीक है? ये दोनों आप नोट करिए। यहाँ तक क्लियर है? और किसी को दिक्कत? फिर उसके बाद हम 5वें पर आते हैं, क्षेत्र और साथ का क्षेत्र। ठीक है? भावना बताओ कौन कौन से क्षेत्र ऐसा है? आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, और साथ का मैं क्षेत्र पूछता हूँ कि जैसे, हाँ ये चीज़ है। हम इसको 3 भागों में बांटें। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, कारक के आधार पर, और तीसरा स्वामित्व। ठीक है? आर्थिक क्रिया, कार्य के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर।
ठीक है, क्लियर है ना? पहले अगर हम करते हैं प्राथमिक क्षेत्र, हैं? प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? खनन नहीं आएगा, आ जाएगा। देखिए, वो सभी संसाधन या स्रोत जो प्रकृति पर निर्भर है, प्रारंभिक क्रिया पर, प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर है, उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी में यानी कृषि, इससे आप क्या करते हैं? आप खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा क्या आ गया इसमें? पशुपालन, ठीक है। भूमि का प्रयोग करते हैं, कृषि करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? भूमि का। तो भूमि के नीचे जो पर्वत पहाड़ जो आते हैं वो सभी क्या आ जाएंगे इसमें? प्राथमिक क्षेत्र, यानी इसको कहा जाए खनिज। खनिज, ठीक है। ये लिखने पर रहा है ना, तो इसलिए खनिज, इसको हम क्या कहेंगे? कृषि एलायड, ठीक है ना। कृषि एवं कृषि से संबंधित समस्त उत्पाद को हम प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। अगर ये कहा जाए कि मछली का उत्पादन किस में रखा जाए? प्राइमरी में आएगा। मैंने पशुपालन में बता दिया। कभी कभी ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि मछली का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र में है या किसी में नहीं। या कभी कभी खनिज का पूछा है कि खनिज या लोहा जो निकाले जाते हैं वो किस सेक्टर में आते हैं। जैसे आप खनिज का उत्पादन द्वितीयक क्षेत्र में, है ना, लेकिन बच्चे अधिकांश कंफ्यूज कर जाते हैं। वो प्राकृतिक संसाधनों से जो भी प्राप्त करते हैं वो सभी आपके प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है ना? कोई दिक्कत जो आप जहाँ पर समझ पूछ लीजिएगा। हमारा समझ आ रहा है कि? उसके बाद दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। इसको द्वितीयक क्यों कहा जाता है? This is that depend on primary sector। वो सभी संसाधन जो प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर निर्माण या प्रोडक्शन या क्रिएशन किया जाता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को हम क्या कह सकते हैं? औद्योगिकरण या उद्योग क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र। क्लियर है? उद्योग, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इंडस्ट्री, ये सभी आपके किस पे आएंगे? द्वितीयक क्षेत्र, इंडस्ट्री। आपको हम जब बताया था उत्पादन, तो उत्पादन दो चीजों का होता है। किस चीज का? उत्पादन किस किस की वस्तु का होता है? किसका करता है? सिर्फ दो चीजों का, वस्तु और सेवाएं, गुड्स और सेवाएं। गुड्स, वस्तु और
सेवाएं। ठीक है, तो इसमें आप प्राथमिक और द्वितीयक में आप किसका किसका उपयोग करते हैं? गुड्स का, ठीक है, वस्तुओं का, ठीक है। और इसके अलावा तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में क्या आएगा? सेवाएं। सेवाएं क्यों आएंगी? जो प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र में सेवाएं देते हैं, ठीक है ना, उनको हम तृतीयक क्षेत्र में रखते हैं। जैसे आपके प्राइमरी क्षेत्र के उत्पादन और द्वितीय क्षेत्र के उत्पादन के लिए किस सेवा का प्रयोग करते हैं? प्रमुख क्या है सेवा? बिना परिवहन के कोई भी सेवा आप कर सकते हैं क्या? ग्रामीण क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, तो इसलिए क्या आएगा? परिवहन। इसके अलावा हम जो आपको सेवाएं दे रहे हैं, एक डॉक्टर की, वकील की, इंजीनियर की, सलाहकार की, जो भी है, मनुष्य के द्वारा जो सेवाएं की जा रही हैं, प्रत्यक्ष रूप से, भौतिक रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से, वो सभी हम सेवाओं को देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तृतीय क्षेत्र को इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्र क्लियर होगा बेटा? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी सबको। इसके अलावा दो और क्षेत्र इसमें जोड़ दिए गए, 4 और 5। 4 क्या है? नॉलेज, नॉलेज के आधार पर जो सेवाएं दी जा रही हैं, ठीक है ना, उनको हम चतुर्थ क्षेत्र में रखते हैं। इसके अलावा 5वां है पॉलिसी क्षेत्र। पॉलिसी के आधार पर, नॉलेज के आधार पर, ठीक है, और पॉलिसी के आधार पर, ये हम आपको 5 क्षेत्र किसके आधार पर रखेंगे? आर्थिक क्रियाओं के आधार पर हम अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था को 5 क्षेत्रों में बांटते। पहले ये पूछा जाता था, केवल 3 क्षेत्र पूछे जाते थे, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, यानी कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। ठीक है, या उद्योग क्षेत्र को हम विनिर्माण भी, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? अब इसके बाद हम पॉलिसी वाले में कैसे होगा? हाँ, तो ये पॉलिसी कैसे काम करेगी? जैसे किसी भी इंजीनियर की सेवाएं हो गई हैं, जैसे राजनीति हैं, जैसे माननीय मोदी जी हैं, है ना, या क्या बोलते हैं, योगी जी हैं, पॉलिसी उन्होंने बनाया कि आपके देश के विकास के लिए जो समिति होती है, तो वो पॉलिसी, वो सरकार का आधार बनाती है। योजनाएं वहाँ योजनाएं वहाँ पॉलिसी कर सकते हो। योजना वो नीति निर्माता, जो नीति निर्माताओं की सेवाओं को हम जोड़ते हैं, इसको पॉलिसी कर लिए नीति निर्माता क्षेत्र, ठीक है। या कोई भी, जैसे नीति आयोग ही गठित कर दिया गया है नेशनल लेवल पर, तो उनकी जो सेवाएं होंगी वो उस क्षेत्र में हम रखते हैं। और तो हम प्रथम क्षेत्र में रखें, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में तो हम अन्य सभी सेवा क्षेत्र रखते हैं। ये क्या बोलते हैं, क्लियरफाइड जो किया जा रहा है, जैसे मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया है ना, वो किस लिए है? आपके नॉलेज के आधार पर तो है,
और आप अधिक से अधिक जो सेवाएं दे रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर और आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सरकारी और गैर सरकारी इसमें दोनों प्रकार के आते हैं। सर अगर प्रेस या मीडिया को दिया जाए तो नॉलेज नहीं है। वो नॉलेज दिया जाएगा, ये कभी कभी पूछ लेता है, वो इन्फॉर्मेशन जो आएगा वो नॉलेज बेस्ड में आता है, वो पॉलिसी में नहीं आएगा। पॉलिसी क्या है कि आपके शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु क्या पॉलिसी लाई गई है। जो अब तक 1986 की पॉलिसी चल रही थी नई शिक्षा नीति में, अब एक नई शिक्षा नीति आ गई है, वो सुधार है कि नहीं पॉलिसी लेवल पर। जैसे कोई बच्चा BA में एडमिशन ले दिया, वो लेकिन साइंस पढ़ना चाहता है, वो तो नहीं किया जाता, लेकिन NEP में क्या है, क्या वो बिल्कुल सामान्य। आप किसी भी साल कोई भी विषय छोड़ सकते हैं, आप कोई भी अपने चॉइस ड्रेस ले सकते हैं। ये भी नहीं आप यहाँ पढ़ रहे हैं, अगर आपका आगे की ट्रांसफ़र हो जाए कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, आपका यहाँ से ट्रांसफ़र वहाँ हो जाएगा, ऑल इंडिया बेस पर हो जाएगा। तो ये क्या है, पॉलिसी लेवल पर सुधार है। जैसे शिक्षा नीति आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा है ना, उसको लेक्चर देंगे आप लोग को। तो ये आपका हो गया किस आधार पर, आर्थिक क्रिया के आधार पर, और कार्य के आधार पर जो प्राथमिक क्षेत्रों के उत्पादन करते हैं, जैसे आप किसी वस्तु को विनिर्माण करते हैं, कोला उत्पादन तो सभी आपके जो किसको मिलना है, लेकिन क्या आप रॉ मटेरियल जो भी दाम कितना आप किसी पाइए, अच्छा या चाहे डॉक्टर से लीजिए, ठीक है, या किसी से लीजिए, कहीं से मिलेंगे तो पार्टनर से लीजिए, इसमें उसको दिक्कत है मतलब दो, ठीक है। और दूसरी सेवा क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, इसके बाद हम लेते हैं संगठित। संगठित और संगठित, क्लियर है। संगठित क्षेत्र मतलब क्या है, संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र है जो आप अपने जीवन की नियमित सेवाएं देता है और आपके सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा की भी जिम्मेदारी देता है। उसके साथ साथ आपके कंपनी आगे, ठीक है, ऐसे क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र के उदाहरण जैसे सरकारी नौकरी, टीचर, लेकिन एक वकील की सेवा किसमें आएगा, संगठित असंगठित में, असंगठित, क्योंकि उसमें कोई नियमित वेतन तनख्वाह नहीं दी जाती है, वेतन दी जाती है, मतलब पेंशन दी जाती है। संगठित क्षेत्र में आपको क्या मिल जाएगा, पेंशन दी जाएगी, सैलरी दी जाएगी, आपके जीने पर भी आप आपके जाने के बाद आपके परिवार को क्या मिलता है, नौकरी भी मिलती है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में जो आपका अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के जो जॉब है संगठित क्षेत्र में कितने परसेंट है, अगर 100% जॉब है, प्राइवेट या असंगठित क्षेत्र कहा जाए कि प्राइवेट, इसको सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र अलग आएगा, वो अलग है, वो क्योंकि कार्य के आधार पर आप विभाजन कर रहे हैं।
तो संगठित क्षेत्र के अंदर नौकरियां आपके केवल 10% हैं, और असंगठित क्षेत्र में क्लियर। आपके कार्य के आधार कि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या मजदूरी करते हैं या प्राइवेट क्षेत्र में करते हैं, ठीक है ना। प्राइवेट में भी आपका कोई सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी कोई नहीं होती है, कल करें पद्धति और सरकार क्या चाहती है कि अधिक से अधिक प्राइवेटाइजेशन मोदी जो पॉलिसी है वो सरकारी न करके बल्कि असरकारी क्षेत्र में नौकरी भी वो सरकारी क्षेत्र में करके बल्कि असंगठित क्षेत्रों में, ठीक है। अब देखा जाए तो स्वामित्व के आधार पर कौन कौन सी आएंगे? हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक और ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? अगर ये कहा जाए कि सरकार में क्या अंश होता है, ग्यारह बेटा, हाँ 11 से क्या प्रैक्टिकल है? अच्छा 11 हो गया क्या? अभी तो आधे घंटे 10:36 हो रहा है, 20 मिनट और रुकिए। अगर ना समझ में आ रहा तो बताओ, अगर बोल महसूस हो रही तो बताओ, ना समझ में नहीं आता तो है ना, तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, और आपको साथ में कहानी सुन लीजिए, फिर नोट्स बना लीजिए, तो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर होगा, ठीक है ना। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार की भागीदारी ज़्यादा होती है, हाँ, पूरी तरह से भी होती है, कह सकते हैं। निजी में सरकार की भागीदारी 50% या कम है। किसी भी यूनिट, इकाई में या उद्योग में, जैसे कॉलेज ही है, इसका आंशिक अगर सरकार के पास है तो क्या कहा जाएगा इसको? प्राइवेट में। और फुल्ली खुली है 60 से गवर्नमेंट में। अगर 100% अगर कहा जाए सरकार, अगर ये 100% है तो सार्वजनिक गवर्नमेंट का है, ठीक है। और निजी क्षेत्र में भी अगर ये 100% है तो निजी है। लेकिन ऐसा कोई भी यूनिट, कोई भी इकाई या कोई भी कार्य गवर्नमेंट के और तो फुली प्राइवेट ही होते हैं, ना फुली गवर्नमेंट के, उस पर गवर्नमेंट का आंशिक रूप से योगदान होता ही होता है, किसी भी यूनिट और इकाई में, किसी भी फर्म में ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई भी फर्म है, अगर वो फर्म में 49% भागीदारी है उसकी, तो किस में आएगा? निजी में आएगा। वो निजी में आएगा। और 51% हो गया तो अगर 50 से ऊपर है तो वो सार्वजनिक क्षेत्र में आएगा, यानी गवर्नमेंट के अंदर में आएगा, ठीक है। पूरे उसका क्या स्वामित्व और कार्य नियंत्रण सभी कुछ क्या होगा? गवर्नमेंट के अंदर होगा। लेकिन उसके कुछ होंगे क्या? प्राइवेट। और प्राइवेट में अगर 51% है और निजी क्षेत्र में 49 और निजी क्षेत्र में 51, तो स्वामित्व किसका हो जाएगा? निजी क्षेत्र, प्राइवेट क्षेत्र। जैसे बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें सरकार ने अपने यूनिट, इकाई, शेयर क्या क्या उसने बेचा, किसको बेचा? प्राइवेट क्षेत्र, निजी क्षेत्र। जैसे कोई उद्योग धंधा है, उद्योग धंधे जैसे भारत बीएसएनएल, ठीक है। बीएसएनएल किसके अंदर बेटा? पूरी तरह से सरकारी। अभी भी सरकारी में है, प्राइवेट में है। 50% से ज़्यादा भागीदारी
बट अभी भी 51% गवर्नमेंट की, लेकिन रिलायंस पूरी तरह से, लेकिन वो जान लीजिए सेवा प्रदाता BSNL ही है, जियो का भी सेवा प्रदाता, वो भी जो भी टावर और जो भी कुछ भी है वो BSNL नहीं देता है, लेकिन BSNL अच्छी सेवाएं दे रहा है और BSNL अच्छी सेवाएं नहीं दे पा रहा। क्या रीजन है इसका? देखिए सोचिए, एक आपसे आप भी सेवा दे रहे हैं और आपसे हम सेवा ले रहे हैं, आपसे हम सेवा ले करके बेहतर कर रहे हैं और आप पूरा मौका आप घर में सेवा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा पैसा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छी सेवा देते हैं। सेवाएं एक बेहतर क्वालिटी क्वांटिटी है ना, वो बेहतर करें, ठीक है, जिसके परिणामस्वरूप आप अधिक से अधिक उसका फायदा हो ज़्यादा होगा। और आप सरकारी होने के नाम पर जैसे अगर दोनों दो ऑफिस है, एक BSNL की और एक रिलायंस की, तो BSNL का ऑफिस का बंदा 11 बजे पहुँचेगा और रिलायंस का कर्मचारी कितने बजे पहुँचेगा? 10 बजे का 9:30 बजे एंट्री मार देंगे गेट के अंदर, गलत तो नहीं कर रहा है। और फिर उसको फील्ड में जाकर के देखना है, और वही BSNL कर्मचारी है तो 11 बजे आएगा, हाथ खा के फिर तो आएगा, हम से बात भी नहीं करेंगे। और रिलायंस के ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर जो सेवा प्रदाता है पहले तो आपको कराएगा, एक बार खाने के फिर आपकी समस्या सुनेगा, तत्काल जो है टूट करके उसी से वो जाकर हल करके आपको BSNL किसी दे है कि नहीं? तो क्वालिटी किसकी कमी है? प्राइवेट की, तो जैसे मार्केट तो अच्छा होगा। तो ढेर सारी कंपनियां हो गई BSNL की, यूनिट की, तो अगर 100% गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन उसको अगर जैसे रेलवे है, रेलवे यूनिट किसके अंदर में आता है? गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके 20% भाग को बेच दिया। क्या मतलब? प्राइवेट क्षेत्र को दे दिया, और उससे जो 100% हुआ ये सरकारी है 100% और इसका 20% बेच इसको प्राइवेट, ठीक है ना? लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल किसका है? सरकार का ही है। लेकिन कब तक? जब तक 51%, इतना ध्यान रखिए, क्वेश्चन में घुमाता है, कथन कारण में भी घुमाता है भी और नहीं भी है, मैक्सिमम पीसेस लेवल में है और नहीं वाले में ज़्यादा लगे कंफ्यूज किए, है ना? तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए, इसमें है और इसमें नहीं है। आपको बिल्कुल आता हुआ क्वेश्चन और 4 ऑप्शन होते हैं, बिल्कुल आता हुआ भी केवल घुमाया और आप उससे बाहर हो गए, और जहाँ 2 से 3 क्वेश्चन आप बाहर हुए तो आप उस प्रतियोगिता से भी बाहर हो गए। तो ह्यूमन नेचर कहा जाए, जो सामान्य जो गलती की जाती है उसको गलती न की जाए, ठीक है ना? इसीलिए मैंने बताया कि अगर ये 41% और 40, ठीक है ना, तो उसके अंदर में नियंत्रण जो कहा जाएगा वो नहीं, ठीक है ना? ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो पूरी तरह से गवर्नमेंट इसको धीरे धीरे बेचने का प्रयास करती है। जो बेचने का प्रयास करती है तो जो 20% दिया है उसको क्या करते हैं? एक बेचना शब्द, दूसरा शब्द है विनिवेश। क्या करते हैं उसको? विनिवेश करते हैं। पेपर में अगर आप पढ़ते होंगे, विनिवेश से क्या अभिप्राय है? सरकार पर आज कम हो जाती है तो अपने सरकारी क्षेत्र को विनिवेश करती है। सरकारी संपत्ति क्या करती है? कुछ भाग यूनिट शेयर जो है वो प्राइवेट को बेच देती है, और प्राइवेट भी काम करता है, सरकारी भी काम करता है, दोनों फिर मिलकर काम करते हैं, लेकिन वो पैसा उनसे लेकर करते हैं, ठीक है ना? उसको क्या करते हैं? विनिवेश करते हैं। और विनिवेश की शुरुआत कब से हुई? देखिए, एक एक चीज़ क्वेश्चन मैं बहुत से क्वेश्चन में छोड़ दिया हूँ, उसका वहीं से क्वेश्चन बहुत उठते चले जाते हैं। सर 1900 अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था। हाँ, कब हुआ था? देखिए, विनिवेश की प्रक्रिया थी और एक शब्द आया है LPG, 1999 हाँ?
ये 1990 अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए किया गया था। सरदार उस समय हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? पूरी प्राइवेट थी, इसके बाद मतलब सरकारी थी, कुछ सेक्शंस को प्राइवेट किया गया था। एलपीजी का मतलब क्या हो गया? लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और उसके बाद फिर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या मतलब है? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करेंगे। जैसे आप कपड़ा का उत्पादन करते हैं तो केवल घर में ही बेच लेते हैं, आप निर्यात करेंगे ना। आपकी गुणवत्ता जो चीन में उत्पादन किया जा रहा है, बांग्लादेश में उत्पादन किया जा रहा है, तो उसकी क्वालिटी के बराबर आपका उत्पाद है कि नहीं, आप विश्व में बेच पाते हैं कि नहीं बेच पाते हैं, आपकी क्वालिटी है कि नहीं है। तो विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ना, ठीक है, बेचने खरीदने, आयात और निर्यात। हम पहले क्या करते थे कि निर्यात ज़्यादा करते थे और आयात कम करते थे। इसको हम क्या बोलते थे? निर्यात प्रतिस्थापन। हम आयात प्रतिस्थापन, जब हम आयात अधिक करते हैं और निर्यात कम करते हैं तो क्या होता है? प्रतिस्थापन। और जब हम निर्यात कम करते हैं, निर्यात ज़्यादा करते हैं और आयात कम करते हैं तो निर्यात प्रतिस्थापन। दोनों की अलग अलग करते हैं। एक हम प्रणाली आप लोग बताते जाएंगे। तो अपनी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए? वो तो अब प्रकार, ये तो आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थशास्त्र का क्षेत्र होगा। अब इसके अगले टॉपिक हम लेंगे अर्थशास्त्र के प्रकार में, तब उस क्षेत्र में। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समझ आया? बात समझ में आ रही है? जहाँ किसी को संकोच, बिना संकोच के पूछ लें अभी भी, क्योंकि देखिए अर्थशास्त्र में जब तक आप समझेंगे नहीं तो उसकी अगली कड़ी को आप नहीं समझ पाएंगे। एक अध्याय दूसरे अध्याय से कोरिलेट करता है, संबंधित होता है, बिना उसके आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जब पहला ही नहीं समझ में आ गया तो आगे समझ नहीं आएगा। जैसे वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग होगा, अनंतिम वस्तुओं और सेवाओं का होगा, इसको आपको मतलब समझना चाहिए। जीडीपी क्या है तो जीडीपी पूरी तरह से समझना चाहिए। अगर जीडीपी समझ में नहीं आया तो बजट है, जैसे टर्मिनोलॉजी है, तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। अब ये कहा जाए अर्थशास्त्र की शाखाएं, अर्थशास्त्र की शाखाएं। अर्थशास्त्र कितनी शाखा है बताओ? हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। जैसे पहले अर्थशास्त्र का 5 भाग बताया जाता है। तो बताओ, मानो 5 क्षेत्र किए जाते हैं। अर्थशास्त्र की शाखा को 5 क्षेत्रों में बांटा जाता है। क्या क्या है? सबसे पहले क्या आता है? वो किसी भी वस्तु का आप क्या करेंगे? भोग, उत्पादन, क्या क्या है? उपभोग,
विनिमय, वितरण और राजस्व। ठीक है, तो पहले इसको कहना था, लेकिन वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था को जो शाखा है वो दो है। पहला है व्यष्टि और दूसरा है समष्टि, माइक्रो, और ये हो जाएगा मैक्रो, MAC, मैक्रो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अगर ये कहें उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, पांचों चीज क्लियर हो रही है आपको? उपभोग आप करते हैं, उपभोग की क्या परिभाषा है? उपभोग का क्या मतलब है? प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके हाँ, उनका उपयोग दैनिक जीवन में उपयोग करना। अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वस्तुओं का उपयोग करता है। किसी वस्तु की वर्चस्वता जो उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके, संतुष्ट कर सके। वो आवश्यकता कुछ हो सकती है, जैसे भोजन भी हो सकता है, कपड़ा भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है, कुछ भी। आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता किसी वस्तु में है तो उसको आप उपभोग करते हैं। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है कि ये उपभोग की भाषा क्या है? उत्पादन, उपभोग के लिए क्या जरूरत है? आपकी पहले क्या होती है? पहले इच्छाएं होती हैं, डिमांड होती है, तब उस वस्तु को क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना, और उत्पादन के चार कारण हैं। ठीक है, उनसे आप उत्पादन करते हैं, फिर आप डिमांड करते हैं, और पूर्ति उत्पादन करता है और डिमांड उपभोग करता है। ठीक है ना, तो एक बहुत प्रत्यक्ष शब्द है मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति किसकी होती है? वस्तुओं से मांग, वस्तुओं और सेवाओं। उसके बाद उत्पादन के बाद क्या हो जाता है? विनिमय। विनिमय की क्या होता है? लेना और देना। लेना और देना। ठीक है, और वितरण, पार्ट में जिस तरह जैसे उत्पादन के साधन में कई संसाधन होते हैं, भूमि, श्रम साधन, जो प्रॉफिट मिलता है उसको शेयर्स में डिवाइड करके बांटा जाता है, वितरण कर दिया जाता है। ठीक है ना, और उसके बाद राजस्व। राजस्व क्या होता है? जो अपना कैपिटल लगाता है वो अपना पूरा जो प्रॉफिट रखता है वो कहलाता है। राजस्व में होता जो क्या? उसे सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ता है। टैक्स। राजस्व का मतलब टैक्स। सरकार को आपके उत्पादन, भोग, विनिमय, वितरण से सरकार को कितना लाभ मिला, उत्पादन जो भी आप कह जाता है तो सरकार को कितना राजस्व मिला। जैसे आप पेट्रोल खरीदते हैं, तो सरकार को कितना मिलता है? उसका 1 रुपये पेट्रोल कितना? अगर 100 का खरीदते हैं तो 10% हाँ? 20 से 30%, सही है। ज़्यादा मिलता है। ज़्यादा नहीं। लगभग 30% टैक्स सरकार को चुना है, लेकिन पेट्रोल और सारे और सस्ते हैं। उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है, प्लस स्टेट गवर्नमेंट ने भी लगाया है, क्योंकि आय का स्रोत, राजस्व का स्रोत जो है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए, क्योंकि मंगाता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसका उत्पादन कितना किया जाता है हमारे देश में? कितने % है उत्पादन? पेट्रोल अपनी आवश्यकताओं का कितना उपयोग कर सकते हैं? 2%। हमारे देश में जितना भी उत्पादन होता है उसका हम केवल जितनी हमारी आवश्यकता खपत है, आपूर्ति है, उसका केवल 20% ही हम इंडिया में उत्पादन कर पाते हैं। किसका? पेट्रोलियम लुब्रिकेंट्स का। ठीक है ना, और 80% आयात हम क्या करते हैं? दूसरे देशों के इम्पोर्ट, आयात करते हैं। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं।
अब ये उपभोग उत्पादन विनिमय वितरण राजस्व को अब हम 2 भागों में बांट दें। भागों में बांटती हैं अर्थव्यवस्था को 2 भागों में। माइक्रो यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो यानी समष्टि अर्थशास्त्र। सूक्ष्म क्या मतलब होता है, आपका क्या हो जाएगा इसका? जैसे व्यक्तिगत, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? व्यक्तिगत आय। और एक सेम चीज अगर आय को लेंगे हम समष्टि में तो क्या आ जाएगा इसमें? ना, सबसे क्या बना के, ठीक है ना, राष्ट्रीय आय। अगर मजदूरी कहा जाए तो व्यक्तिगत है मजदूरी, तो किसमें आएगा वो? माइक्रो में, ठीक है। उत्पादन, अगर फर्म के आधार पर अगर व्यक्तिगत उत्पादन किया जा रहा है तो माइक्रो में आएगा। अगर वो हम राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन और रोजगार की बात करते हैं, अगर रोजगार आएगा तो किसमें आएगा? समष्टि में आएगा। उत्पादन, रोजगार और आय के साधन तो हम समष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है ना? क्लियर इतना? क्लियर? और दिक्कत मैं जितना पढ़ाया हूँ उसमें से अगर किसी कोई दिक्कत हो तो पूछ लें। मैंने पहले अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थव्यवस्था आबलिक अर्थशास्त्र दोनों में अंतर बताया मैंने, ठीक है। उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं करते हैं, अर्थशास्त्र का क्षेत्र, संसाधन, ठीक है, उत्पादन के कारक, ठीक है, उत्पादन के कारक, उसके बाद अर्थशास्त्र के क्षेत्र, अर्थशास्त्र की शाखाएं, ठीक है, वो मैंने बताया आर्थिक क्रिया के आधार पर, कार्य के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर अर्थशास्त्र के क्षेत्र कितने हैं, ठीक है। अगर इस तरह से कहा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था को 14 क्षेत्रों में बांटा गया। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, ठीक है, भाग में क्या है? 14 क्षेत्र में, ठीक है ना। ये 14 क्षेत्र कभी हो गया आवश्यकता तो हम लिखा देंगे, ठीक है ना, कभी कभी पूछ लेता है। यहाँ तक क्लियर है? और किसी को दिक्कत? अब किसी को पूछना होगा पूछ लीजिए जो पूछना है। सर यही बता दीजिए प्राथमिक द्वितीय और किसी को जीडीपी, ठीक है, और किसी को क्वेश्चन को बताना शुरू कर देंगे। एलपीजी, ये मैंने कहा एलपीजी। एलपीजी का मतलब बिल्कुल दूसरी टर्म लगेगी, वो राष्ट्रीय आय के उत्पादन से संबंधित है, जीडीपी। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, जीडीपी एलपीजी, एलपीजी में क्या डिफरेंस है? अगर ये कहा जाए कि राष्ट्रीय आय संबंधित है जीडीपी से, एलपीजी से, या दोनों से, या किसी से भी, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ना। दो एक ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन सही है लेकिन फिर भी घुमाएगा। दोनों है, दोनों में से कोई नहीं है, एलपीजी है, जीडीपी है, राष्ट्रीय आय, किसमें समझ किया जाएगा? केवल जीडीपी। जीडीपी लिख लीजिए, वह एक वित्तीय वर्ष में, क्यों लिख लीजिए, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित
एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अनंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग ही जीडीपी है। ठीक है, अनंतिम का मतलब यह है कि हम देश के बाहर जो भेजे हैं और बाहर से जो हम प्राप्त किए हैं दोनों का डिफरेंट अनंतिम। और उसमें से दो चीज़ है कि जिसकी दोहरी गणना न की गई हो, जैसे आटे का भी मूल्य और बेकरी का भी मूल्य, गेहूँ का भी मूल्य, यानी डबल गणना न की गई हो, इसीलिए उसका अनंतिम शब्द का प्रयोग किया गया है। गेहूँ जैसे ब्रेड का प्रयोग करेंगे तो गेहूँ और आटे का हम प्रयोग और उसकी मूल्य को घटा देंगे, तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे। सर इसमें वही प्रोडक्ट आते हैं ना जो मार्केट में होते हैं? नहीं, मार्केट में जो अंतिम रूप से उत्पादन करके मार्केट में आते हैं। आपके मार्केट में तो गेहूँ भी है, आटा भी है और ब्रेड भी है, यानी रोटी भी है। होटल में जाइए तो आपको आटा और गेहूँ तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपका प्रोडक्शन गेहूँ से ही होगा, मार्केट में सभी है। लेकिन जो आप खरीदेंगे अंतिम वस्तु वही आपको नहीं होगा। इसमें आता है GVA, ग्रास वैल्यू एडेड, यानी सकल मूल्य वर्धन। अगर किसी वस्तु अब हम पढ़ाएंगे आपको अगर करेंगे तो GDP अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ और विषय तो इसमें बचे हैं, तो थोड़ा सा और लाइट मिले करके उसके बाद हम राष्ट्रीय आय पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपके श्लोक होंगे आप राष्ट्रीय आय सप्ताह में केवल 2 दिन का मिला है। आपका कौन कौन से 13-14 दिन क्लास कम कराओ, क्या पढ़ाया गया है? सर हिस्ट्री का और जियोग्राफी। हिस्ट्री और जियोग्राफी समझ में आया पूरा? यस ये भी समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छे से हाँ? बहुत अच्छे से। समझ में आया? ऐसा जहाँ कोई व्यक्ति जिसको ना समझ में आया हो, वो 2 बार 3 बार 4 बार से क्वेश्चन मैं उसको बताऊंगा। और इवन जो क्वेश्चन जैसे आते हैं, हम क्वेश्चन आप जरूर क्या कीजिए जो भी परीक्षाएं देते हैं, जैसे पीसीएस का पेपर दिया है ना अनुराधा, तो आप उसको सॉल्व करो और साथ में आप लोग भी सॉल्व करो, है ना। उसको सॉल्व कर हर जैसे कोई टीचर आता है इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स में जब पढ़ाता है तो उसको मैं बता दूँगा। तो एक जब आप लोग किसी परीक्षा में जब जाएंगे तो हम पूरे हल कराएंगे क्वेश्चन भी आप लोग हम देंगे। अभी शायद यहाँ पे प्रिंट आउट देने की व्यवस्था होगी, तो हम एक आपको देंगे, मतलब प्रिंट आउट करके आप सबको वीडियो भी मिल जाएगा, है ना, वो चीज़ हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया से बेहतर आप लोग कर सकते। ठीक है, बस छोड़ दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, मोबाइल